हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल में अपूर्णताएं। ये कक्षा 12वीं रसायन में फर्स्ट चैप्टर में है इसके बारे में। ठीक है, तो क्रिस्टल में अपूर्णताएं जिसको हम लोग दोष भी कर सकते हैं क्रिस्टल की, और त्रुटि भी कर सकते हैं, और गलती भी कर सकते हैं, कोणों में विचलन भी कर सकते हैं, और गड़बड़ी भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि कोई भी जो ठोस बनता है उसके जो अवयवी कण होते हैं, अणु परमाणु आयन, वो एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इस तरीके से हम लोग एक ठोस का निर्माण करते हैं। तो अगर वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, यानी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, तो उसको बोला जाता है आदर्श क्रिस्टल। अपने पास एक आदर्श क्रिस्टल रहेगा, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज जो होता है वो कभी भी आदर्श नहीं होता। हम आदर्श क्रिस्टल बना ही नहीं सकते, कुछ न कुछ इसमें दिक्कत होती है, कुछ न कुछ इसमें गलती होती है, त्रुटि पाई ही जाती है। ठीक है, अब वो त्रुटि क्या क्या हो सकती है, वो गलती क्या हो सकती है, जैसे मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे डायग्राम को देख के समझना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसा समझ लो कि मेरे पास एक क्रिस्टल है। ठीक है, एक क्रिस्टल है, समझ लेते हैं। इसके मैं गोलों को मस्त ऐसा सीक्वेंस में पांच पांच गोला बना लेता हूँ। आप देख पा रहे होंगे पांच पांच का गोला मेरे पास दिया हुआ। ये पांच पांच का गोला मैंने यहाँ पे ले लिया। ये क्या है, एक क्रिस्टल मैंने यहाँ पे लिया है। ये गोलों द्वारा क्या है, निर्मित। ये जो गोले हैं ये अवयवी कण हैं। अब ये जो अवयवी कण है ये हमेशा सीक्वेंस में नहीं होते, यानी एक निश्चित क्रम में नहीं होते। इसमें कुछ न कुछ दोष पाया जाता है, वही अपनी क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। अब ये दोष कितने प्रकार के होते हैं आप देखिए। होता है कि कभी कभी इनके जो कोई कण होते हैं, एक आध दो कण, वो क्या होते हैं, क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाते हैं। तो क्रिस्टल से जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे खाली जगह बच जाएगा, तो इस तरह के दोष उत्पन्न हो जाता है, पहला। दूसरा हो सकता है कि कोई क्रिस्टल के जो कण होंगे वो अपना स्थान छोड़कर बाहर निकलने के बजाय वो अंदर में ही कहीं खाली जगह पे चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे खाली दिख रहा है, यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ करके अपना सीक्वेंस ही गड़बड़ा दिया, पूरा व्यवस्था को ही गड़बड़ा दिया। तो ये क्या हो गया, अपने एक दोष ये भी हो जाता है। तीसरी दोष ऐसे इस प्रकार हो सकती है कि कोई बाहर का चीज, बाहर की कोई अशुद्धि आके किसी दूसरे और ये करके स्थान पे आके बैठ जाएगा, या फिर रिक्ति पे आके बैठ जाएगी, खाली जगह पे आके बैठ जाएगी। तो इस कारण से भी क्या होता है, क्या होती है, यहाँ इस कारण से भी यहाँ पे दोष पाया जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी क्रिस्टल की दोष को क्या कहते हैं, किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि अपने पास आदर्श क्रिस्टल होता है, तो किसी आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कण में होने वाला जो विचलन होता है, विचलन का मतलब इधर उधर कुछ भी हो जाता है, यानी कि सही ढंग से व्यवस्थित ना हो पाना, यही कहलाता है आपके क्रिस्टल की दोष, जब क्रिस्टल में अपूर्णता। इसको समझने के लिए हम लोग इसके तीन प्रकार में आपको बांट के बता रहा हूं। एक होता है बिंदु दोष। क्या होता है, बिंदु दोष। और एक होता है अपने पास रेखीय दोष। और एक तीसरा टॉपिक होता है अशुद्धि दोष, अशुद्धियों की वजह से। ठीक है, आपको मैं वर्णन में बताता हूँ। बिंदु दोष का मतलब कौन सा बिंदु की बात कर रहे हैं, जालक बिंदु की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ जालक बिंदु ही खिसक के विचलन करके कहीं और चले जाते हैं, यानी कि उसके इस आदर्श क्रिस्टल के जालक बिंदु का विचलन जो होगा में पाए जाने वाली जो त्रुटि होगी, उस त्रुटि को क्या कहा जाएगा, बिंदु दोष कहा जाएगा। और अगर अगर इसकी इसकी अगर कणों में आने वाले, एक रेखा में आने वाले कणों में पाए जाने वाले त्रुटि को क्या कहेंगे, रेखीय दोष कहेंगे। ठीक है, और अगर किसी अशुद्धि की वजह से क्रिस्टल में होने वाले जो दोष होंगे उसको क्या कहा जाएगा, अशुद्धि दोष कहा जाएगा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिंदु दोष। इसको मैं वर्गीकृत करते जाऊंगा, तोड़ते जाऊंगा, और इसके अंदर क्या क्या दोष पाया जाता है। तो याद रखना, बिंदु दोष जो होंगे वो आपके पास दो प्रकार के होंगे। एक होगा रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति दोष। इसी को बोला जाता है अंग्रेजी में स्टैक्योमेट्रिक दोष, स्टैक्योमेट्रिक दोष कहा जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में, इसका अंग्रेजी में भी याद रखना, अंग्रेजी में पूछा जाता है। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रकार जो है, इसका उल्टा अरस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष। इसको हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी में नॉन
स्टैक्यो स्टैक्योमेट्रिक दोष, स्टैक्योमेट्रिक दोष, नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष। तो ये दो प्रकार का होता है बिंदु, इसी के हम लोग वर्गीकरण को देखने वाले हैं। अब रस समीकरण का मतलब क्या होता है, तब हमको रस समीकरण नीति दोष समझ में आए। इसमें होता है कि मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दे समझता हूँ कि अपने पास 10 धन आयन है और 10 ऋण आयन है। 10 मेरे पास धन आयन है और 10 ऋण आयन है। जब ये आदर्श क्रिस्टल था उस टाइम अपने पास कितने धन आयन थे, 10 धन आयन थे और 10 ऋण आयन। अगर मैं इनका अनुपात निकालूं तो आप देख पा रहे हो कि 10 है तो 1:1 में है। कब आया है, जब अपना आदर्श क्रिस्टल था, कोई दिक्कत नहीं था तब। अब अपने समझ लेते हैं कि यहाँ से एक धन आयन बाहर निकल गया और एक ऋण आयन बाहर निकल गया, तो अपने पास क्या बचेगा, 9 धन आयन बचेगा और 10 ऋण आयन बचेगा, 9 ऋण आयन बचेगा, सॉरी। तो अगर अभी भी अनुपात देखा जाए तो 1:1 आएगा, यानी अनुपात अभी भी बना रहा, यानी कि इसी को बोलते हैं रस समीकरण नीति का बने रहना। यानी कि आदर्श स्थिति के पहले आपके पास रस समीकरण नीति यानी अनुपात, और जब उसमें कोई त्रुटि हो तब जाके उसमें अनुपात वगैरह देखा जाता है। ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसी को बोला जाता है रस समीकरण नीति। अब मैं इसको दोष को बताना चाहूंगा तो क्या बताऊंगा, जब किसी क्रिस्टल के रस समीकरण नीति में, जब किसी आदर्श क्रिस्टल के रस समीकरण नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता, उसका अनुपात वैसा ही रहता है, तो इस दोष को क्या कहते हैं, रस समीकरण नीति दोष या फिर स्टैक्योमेट्रिक दोष कहा जाता है। अब अरस समीकरण नीति दोष क्या होता है ये बता, इससे उदाहरण समझते हैं। अपने पास 10 धन आयन पहले थे, 10 ऋण आयन बाद में। मैं कह रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ कि मैं 2 धन आयन बाहर निकाल रहा हूँ, 2 धन आयन निकाले तो मेरे पास 8 धन आयन बच जाएंगे, और समझ लो कि मैं 4 ऋण आयन बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास 6 ऋण आयन बच जाएंगे। अगर इन दोनों के बीच में अनुपात देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं इसमें तो अनुपात में से 1:1 रहेगा, बराबर बराबर है। इसमें अनुपात हो गया 3 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 से लेकर जाएगा तो 2, 2 दिया 6, 2 2 का 4 अनुपात 3 बनता है। तो आप देख पा रहे होंगे इनका अनुपात सेम नहीं है, यानी रस समीकरण नीति बनी नहीं रही, रस समीकरण नीति में गड़बड़ हो गया। तो इस प्रकार के दोष को अरस समीकरण, जैसे अगर मैं इसका परिभाषा बताऊं तो क्या बोलूंगा, ऐसे क्रिस्टल, ऐसे आदर्श क्रिस्टल जिसकी रस समीकरण नीति में परिवर्तन हो जाए तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को कहा जाता है अरस समीकरण नीति दोष या फिर नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इस रस समीकरण नीति का वर्गीकरण समझाता हूँ। इस टॉपिक में हम लोग या फिर इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके वर्गीकरण को समझेंगे। अगले वीडियो में मैं 1 बाय 1 सबको अच्छे से परिभाषित चित्र के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, रस समीकरण नीति भी 2 प्रकार के ठोसों में लगता है, एक आयनिक, एक अनायनिक ठोसों में, एक अनायनिक ठोसों में और एक होगा आयनिक ठोसों में। यही बोल सकते हो आयनिक क्रिस्टलों में, आयनिक ठोसों बोलो चाहे आयनिक क्रिस्टल बोलो, चाहे आयनिक यौगिक बोलो चाहे आप अनायनिक यौगिक बोलो। ठीक है, अनायनिक का मतलब होता है जिसमें आयन उपस्थित नहीं होते। जैसे अपने पास यौगिक कण में क्या होते हैं, अणु परमाणु आयन होते हैं, तो आयन को छोड़ दो अणु परमाणु को लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार की जो यौगिक का निर्माण होता है, ठोस का निर्माण होता है, वो अनायनिक ठोस होते हैं जिसमें आयन उपस्थित नहीं होते। और आयनिक ठोस में क्या होता है, आयन उपस्थित होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लिया जाए इसका NaCl को मैं बाद में बताता हूँ, Na+Cl- आयन में टूट जाता है। और एक ठोस भी है, नमक है अपना रॉक सॉल्ट, गाढ़ा नमक, तो ये इसका आयन में विभक्त हो जाता है एक धनायनिक विनायन में, तो ये हो जाएगा अपना आयनिक ठोस। तो इसमें पाया जाने वाला ठोस और इसमें पाया जाने वाला ठोस को देखते हैं। इसमें 2 प्रकार के ठोस पाए जाते हैं, एक पाया जाता है रिक्तिका दोष और एक पाया जाएगा आपके पास अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। ये इसमें भी आयनिक ठोस में 2 प्रकार पाया जाएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शॉटकी दोष और ये होगा आपका फ्रेंकल दोष। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको हम लोग एक को मैं आज बता देता हूँ रिक्तिका दोष को, फिर मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहले तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसको बताएं, पहले मैं आपको अरस समीकरण नीति का भी आपको वर्गीकरण बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में चालू करेंगे कि रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष
होते क्या है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ। अब इसके भी हम लोग भाग करते हैं अर्ध समीकरण दोस्त का। तो ये भी दो प्रकार में बटा गया है, और वो है एक है धन आयन आधिक्य, धन आयन आधिक्य, और एक है ऋण धन आयन न्यूनता, धन आयन न्यूनता। ठीक है, धन आयन अधिक्य, इसका मतलब ये होता है कि धन आयन को क्या करना है, अधिक करना है। धन आयन में हमेशा धन धन, इसको हम लोग धातु अधिक्य बोलते हैं, सॉरी मैंने गलती हो गया था, धातु अधिक्य, और ये होता है धातु न्यूनता। धातु में हमेशा धन आयन पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। याद रख लीजिए कि धन आयन, धातु हमेशा धन आयन ही होते हैं। तो अपने को धातु अधिक करने का मतलब है धन आयन को अधिक करना। तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिखा, 2 पॉइंट मुझे बनेंगे कि धन आयन को अधिक कर दो तो धन आयन क्या हो जाएगा, आधिक्य हो जाएगा। अगर धन आयन को अधिक नहीं कर सकते तो आप ऋण आयन को क्या कर दो, कम कर दो, तो क्या आएगा, ऋण आयन न्यूनता। ठीक है, अब आते हैं धातु न्यूनता। धातु न्यूनता, धन आयन को क्या करना है, अपने को कम करना है। तो क्या आएगा आपके पास, 2 पॉइंट आएगा। धातु या ऋण आयन को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बढ़ाना पड़ेगा, और धन आयन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैं धन आयन को क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, धन आयन न्यूनता। और आएगा आपके पास, अब धन आयन को अगर कम नहीं कर सकते तो ऋण आयन को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो क्या आएगा, ऋण आयन अधिक। ये आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसका वर्गीकरण आपको समझा दिया हूँ, रस समीकरण नीति और अरस समीकरण नीति का। इसको हम लोग 1 बाय 1 अगले वीडियो में देखेंगे। मैं आपको एक बार में इस चारों का एक साथ बताना चाहूंगा। इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऋण आयन न्यूनता, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिर ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक हिंट के रूप में ये बताता हूँ कि अनरैड ठोसों में एक बात ये अंतर होता है, रैड ठोसों में ये अंतर होता है कि पहली बात तो ये इसमें आयन नहीं होंगे, यानी इसमें हम लोग जलद बिंदुओं को लेके उसमें हम लोग त्रुटि यानी कि गलती खोजेंगे, और अनेक ठोसों में आयनों को लेके हम लोग उसमें गलती देखेंगे। ठीक, एक बात है ना कि अनरैड ठोसों में विद्युत उदासीनता बनाए रखनी जरूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें धन आयन ऋण आयन होते ही नहीं है, तो इसमें अपने को विद्युत उदासीनता, विद्युत उदासीनता का मतलब होता है कि जितने धन आयन होते हैं उतने ऋण आयन भी होने चाहिए। अब इसमें तो धन आयन नहीं होता ना ऋण आयन नहीं होता, तो इसमें विद्युत उदासीनता बनाए रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अनेक ठोसों में अपने पास डॉल्टकी दोष आएगा, फ्रेंकल दोष आएगा, तो इसमें अपने को, इसमें चूंकि आयन ही क्या है तो आयन तो आएगा ही, तो अपने को चाहे अनेक डॉल्टकी दोष हो चाहे फ्रेंकल दोष हो, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत उदासीनता को बनाए रखनी पड़ेगी। विद्युत उदासीनता का मतलब फिर से बताता हूँ, यानी जितने धन आयन आपके क्रिस्टल में उपस्थित होंगे उतने ही ऋण आयन आपके क्रिस्टल में उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग अगली वीडियो में जब देखेंगे तो और ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।